सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए प्रकरण के साथ। तो देखिए बालकों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको नियमित रूप से कक्षा 10वीं की विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रेषित करता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह रहेगा कक्षा 10वीं की जो क्षितिज पुस्तक है, उस क्षितिज पुस्तक का पाठ क्रमांक 4 और पाठ का नाम है आत्मकथ्य और उसके कवि है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए बालकों, हमेशा की तरह पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व इस पाठ के जो कवि है जयशंकर प्रसाद, उनके जीवन का हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद एक तो सबसे बड़े छायावादी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और इनके जीवन में कई संघर्ष आए, कई बाधाएं आई, कई कठिनाइयाँ आई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और इन परेशानियों के कारण हाँ ये ज़रूर है कि 8वीं के बाद ये पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन जीवन में इनकी जो बहुमुखी प्रतिभा है वो सब एक तरह से अलग पहचान इन्होंने बनाई। कई रचनाएं लिखी। तो रचनाओं की बात करें उसके पूर्व ऐसे महानतम कवि का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ तथा निधन 1937 ईस्वी में हुआ। आप सोच रहे होंगे कि कितना कम समय। यही सबसे बड़ी विशेषता है कि इतनी अल्प आयु में भी इन्होंने जीवन में कई रचनाएं लिखी। तो उन रचनाओं में देखा जाए तो कानन कुसुम, लहर, आंसू, झरना, कामायनी। ये कामायनी तो एक तरीके से इनका महाकाव्य है जिन्होंने इनको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई। और भी कई रचनाएं लिखी है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आकाशदीप। इन सब रचनाओं के भी हमको नाम ध्यान रख ले तो अच्छा रहेगा, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही कवि की परिचय की बात। अब आते हैं हम सीधे पाठ पर। तो क्या हुआ कि हंस नामक जो पत्रिका है इसमें कुछ आत्मकथा लिखने की बात चल रही थी। तो मित्रों ने कहा, किनसे कहा? जयशंकर प्रसाद जी से, कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए क्योंकि आपने भी जीवन में कई अच्छी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन ये इनका महान व्यक्तित्व था कि इतनी उपलब्धियों के बाद भी अपने आप को सामान्य कवि मानते थे, सामान्य व्यक्ति मानते थे। वह ये नहीं कहते थे कि हम में विद्वान हूँ। इस तरह का भाव उनके मन में, अहंकार का भाव बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरी बात ये मानते थे कि मेरे जीवन में है ही क्या बताने लायक, मेरे जीवन तो कुछ भी नहीं बचा है। उन बातों को इन्होंने इस कविता में बताया है। तो जैसे मधुक का उदाहरण देकर के, अपने आप को मधुक का उदाहरण देकर कहते हैं कि हे भ्रमर आखिर तुम गुनगुनाकर, हे भ्रमर आखिर तुम गुनगुनाकर कौन कहानी यह अपनी, तुम अपने जीवन की कौन सी कहानी कहना चाहते हो। अर्थात कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी याद घरी, क्योंकि मेरे जीवन रूपी जो पत्तियां हैं, जैसे वृक्षों के पत्तियां होती है ना, उस प्रकार की जो पत्तियां जो पहले घनी थी, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, आनंद ही आनंद था, वह जीवन रूपी पत्तियां मुरझाकर गिर रही है। जैसे पत्तियां होती है पेड़ों से, जिस प्रकार मुरझाकर गिर रही है, उसी प्रकार मेरे जीवन की पत्तियां, मेरे जीवन के सुख अपने आप ही समाप्त होते हुए जा रहे हैं। अब रही बात आत्मकथ्य लिखने की, आत्मकथा लिखने की, तो क्या बात देते हो? इस गंभीर अनंत नीलिमा में, देखो क्या बात कही है, अनंत नीलिमा अर्थात इस नीले आकाश, अनंत नीलिमा, अनंत का मतलब आकाश, नीलिमा का मतलब नीले, इस नीले आकाश के नीचे स्थित इस धरती पर, गंभीर का मतलब धरती, धरती पर असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा। इस अनंत नीलिमा अर्थात इस नीले आकाश के नीचे स्थित इस धरती पर असंख्य लोगों ने इतिहास लिखा। ऐसा नहीं है कि इतिहास में ही लिखूंगा मेरा, कई लोगों ने इतिहास लिखा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग्यमलिन उपहास, कि लोगों ने ऐसे महानतम हस्तियों को भी मजाक बनाने में पीछे नहीं छोड़ा। अर्थात ऐसे महान व्यक्तियों ने भी अगर कोई अपने जीवन की आत्मकथा लिखी तो उसका परिणाम अपने आप को मजाक का पात्र उन्होंने बनाया। जब संसार के लोगों ने ऐसे लोगों को ही नहीं छोड़ा तो मेरा जीवन क्या है? मेरे जीवन में तो दुर्बलताएं हैं, संकट है, पीड़ाएं हैं। इसको लिखूंगा तो निश्चित रूप से मेरी क्या स्थिति होगी ये खुद आप समझ जाइए। तो फिर भी तुम कहते हो, तब भी कहते हो, कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं, फिर इतना होने पर भी तुम क्या कहते हो कि मैं भी अपने जीवन की जो दुर्बलताएं हैं
वह सबके समक्ष रख दूँ आत्मकथा के माध्यम से। मैं अपने जीवन की दुर्बलताएं सबके समक्ष आत्मकथा के माध्यम से रख दूँ, तो क्या ये उचित रहेगा? और लोग जिस प्रकार उनको नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ेंगे? मेरी भी निश्चित रूप से मजाक उड़ाएंगे। और जब मेरी मजाक उड़ेगी या मेरी व्यंग्य होगा मेरे ऊपर, तो तुम सुनकर सुख पाओगे कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, घनिष्ठ मित्र हो, मेरे हित की बात सोचते हो, लेकिन मेरे बारे में इस प्रकार के व्यंग्य चलेंगे, मजाक होएगी, तो क्या तुमको सुख प्राप्त होगा? कहीं ऐसा नहीं हो जाए, देखोगे ये गागर रीति, जब तुमको पता लगेगा कि मेरे जीवन रूपी ये घड़ा तो बिल्कुल ही खाली है। गागर का मतलब घड़ा। मेरे जीवन रूपी ये जो घड़ा है ये तो बिल्कुल खाली है, अर्थात मेरे जीवन में कुछ ऐसा बताने लायक कुछ है ही नहीं जिसको मैं बताऊं। किंतु ऐसा नहीं हो, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग व्यंग्य करेंगे, मलिन गंदा इस प्रकार का गंदा व्यंग्य करेंगे, मजाक करेंगे, और इस प्रकार की स्थिति जब आप देखोगे तो कहीं न कहीं अपने आप को दोषी तुम मानने लग जाए। मुझे इस बात का डर है कहीं जैसे कई बार हो जाए कि मित्र सोचने लग जाए कि जयशंकर प्रसाद तो लिखना ही नहीं चाह रहे थे आत्मकथा, ये तो हमने ही दबाव बनाया, हमने ही प्रेशर बनाया, और उसकी वजह से उनको ये आत्मकथा लिखनी पड़ी और आज उनको इस प्रकार व्यंग्य का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं अपने आप को दोषी वो मानने लग जाए। और मेरा रसले अपनी भरने वाले और जो अपने ऊपर अहंकार करने वाले, अपने बारे में डींग हाँकने वाले, ऐसे लोग मेरी आत्मकथा को सुन करके उसका आनंद ले, रस ले, अर्थात आनंद लेने का मतलब हो गया मजाक करे। जैसे कोई कहता है ना किसी व्यक्ति को परेशान करता हुआ, कोई कहता है इसको क्यों परेशान कर रहा है, वो कहता है नहीं नहीं मैं तो आनंद ले रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ। तो ये क्या होता है? ये मज़े लेना, आनंद लेना, ये सब क्या है? मजाक करना हो गया ये। इस तरह की प्रवृत्ति लोगों के अंदर पाई जाती है। यह विडंबना अरि सरलते, यहाँ पर सरलते शब्द लिखा है, सरलते को संबोधित किया है। मानवीकरण अलंकार हो गया यहाँ पर, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि यह सरलते शब्द आ गया। सरलते क्या है? ये गुण है, और इसको मानव की तरह क्रिया दे दिया कि हे सरलते, अगर मैं तेरी हंसी उड़ाऊं, अर्थात मैं तेरे को ही दोष दूं, तो ये भी एक विडंबना होगी, क्योंकि ये मानते हैं कि मेरे जीवन की सरलता और सज्जनता के कारण ही मुझे जीवन में कई प्रकार के धोखा, कष्ट, इन सब का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं सरलता को अगर दोष देता हूँ तो ये भी उचित नहीं होगा, तो ये भी विडंबना होगी। तो सरलते को संबोधित करते हुए मानवीकरण अलंकार हो गया, क्योंकि सरलता कभी मानते हैं कि कोई बेकार गुण नहीं है, सरलता होनी चाहिए, सज्जनता होनी चाहिए, इसलिए उसको दोष देना गलत है। भूले अपनी या प्रवंचना, अपनी भूल या धोखा, प्रवंचना का मतलब धोखा। अगर मैं किसी को अपनी भूल या धोखा बताता हूँ तो औरों को दिखलाऊँ मैं, तो मैं अपनी भूल या धोखा औरों को दिखाऊंगा तो निश्चित रूप से मजाक ही वो करेंगे और उससे मुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस प्रकार के अपने जीवन में कुछ भी नहीं है जिसको मैं बता करके आत्मकथा लिख सकूं। तो ये कवि का महान व्यक्तित्व झलकता है इसमें। क्या सार निकला? कवि मानते हैं कि जैसे मित्रों ने कहा कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए, तो कवि ने क्या माना कि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं बताने लायक, मेरे जीवन में तो कष्ट और दुख के अलावा कुछ नहीं है, धोखा ये सब कुछ मुझे मिला है, इनको क्या बताऊं मैं। और जबकि उन्होंने कई उपलब्धि हासिल की, लेकिन ये उनका महान व्यक्तित्व झलक रहा है। और फिर मित्रों को कहते हैं कि अगर मैं बता भी दूं मान लो, तो जितनों ने बताया उनको क्या हुआ, सबकी आत्मकथा पर लोगों ने मजाक की, और मेरे ऊपर मजाक करेंगे तो कहीं न कहीं तुम अपने आप को दोषी नहीं मानने लग जाओ, ऐसा भी मुझे डर है। तो इसलिए अब मैं किसी सरलता को अगर इसका दोष दूं तो ये भी उचित नहीं होगा, क्योंकि सरलता अपने आप में अच्छा गुण है। तो सरलता के कारण मुझे जीवन में कई धोखा मिला, कई धोखे मिले, इसलिए मैं उसको भी दोष नहीं दे सकता। ठीक है, अब ये तो हो गई व्याख्या की बात। अब मान लो परीक्षा में हमसे सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कोई प्रश्न दे दिया जाए, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या भी हमसे 5 नंबर की लगभग आती है, उसको भी हमको करनी पड़ती है। तो उसका तरीका क्या है वो आप एक एक शब्द स्पष्ट रूप से समझिए। तो सप्रसंग व्याख्या जो भी पद्यांश दे, जैसे ये वाला पद्यांश दे तो पहले हमको प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग लिखने के पश्चात उसके नीचे वाली पंक्ति से हमको चालू करना है। प्रस्तुत
पद्यांश प्रस्तुत, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक का भी नाम लिखना है इसमें, क्षितिज, क्षितिज। अब क्षितिज पुस्तक अब ये क्षितिज पुस्तक हमने लिखा, इसको एक उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। क्षितिज के अंतर्गत, ठीक है। अब छायावादी कवि, छायावादी कवि, कवि का नाम लिख देंगे जयशंकर प्रसाद, ये कवि का नाम हो गया, ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य, आत्मकथ्य शीर्षक से अवतरित है, शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया है, ठीक है। ये इसके प्रसंग और संदर्भ हो गया। अब व्याख्या अभी बताई थी, उस प्रकार हमको व्याख्या लिखी देनी है, ये तो हम कर ही देंगे। अब विशेष भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जब तक विशेष नहीं लिखेंगे नंबर आपको सही प्रकार से प्राप्त नहीं होंगे। तो विशेष में हमको क्या लिखना है, एक तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, ठीक है, ये काम हो गया। दूसरा हमने देखा था मानवीकरण अलंकार आया था, अरि सरल थे, तो उसमें मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। अब अनुप्रास अलंकार या मानवीकरण अलंकार होता क्या है, इन सबको जानने के लिए आप अलंकार वाले भाग देखिए, क्योंकि अलंकार भी जानकारी होना हमको ज़रूरी है। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर भी दे दूंगा, वहाँ जाकर के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब रही बात किसकी, अब बात आती है इसमें मुक्तक छंद अर्थात छंद मुक्त रचना है, ये भी हमको लिखना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में एक शैली हम लिखेंगे, छायावादी शैली का प्रयोग। छायावादी के साथ साथ आत्मकथ्यात्मक शैली भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और अपने जीवन की जो कथा है या अपने जीवन के बारे में जो कवि ने आत्मकथा लिखी है, बहुत सुंदर उसका चित्रण इसमें हुआ है। एक इस प्रकार एक पंक्ति और लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारी प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये हमारी इस प्रकार लिखनी है, इसको पूर्ण करना है। और इसके साथ साथ जो इससे प्रश्न बनेंगे उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा करके आप पढ़ सकते हैं। और आपको पता है कि मैं भी नियमित रूप से टेस्ट लेता रहता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट। उन टेस्ट का आप भी हिस्सेदार बने, और हिस्सेदार बनने की कब लेता हूँ, कैसे लेता हूँ, वो सारी सूचनाएं मैं कम्युनिटी में दे देता हूँ। अब कम्युनिटी में जाकर के आप उस सूचनाओं को देख सकते हैं। और वैसे आप अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको कम्युनिटी की सूचना स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगले भाग में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।